CNBC सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। मैं हूं महरीन खान, आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं लियाकताबाद 5 नंबर पर। मैं इस वक्त एक खातून के घर पे मौजूद हूं जिनके शौहर का मर्डर किया गया है। आइए हम इनसे पूछते हैं, इन्हीं की ज़बानी इनसे पूछते हैं कि मर्डर किसने किया और कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, बताइए 3 महीने पहले आपके शौहर का मर्डर किया गया है, तो उनकी क्या किसी से दुश्मनी थी? नहीं, जब मैं पहुंची हूँ तो वहाँ पर मैयत उठा रहे थे और वो बैठी थी शफिया खानम बुरखा ओढ़ के, ताकि कोई पुलिस वाले आएंगे तो मैं भाग जाऊँगी। और वरना सब लोग खड़े थे, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मुझसे पहले मेरी बेटी वहाँ पर मौजूद थी और मैं झगड़ा वगड़ा भी। सफ़िया खानम जो है वो कौन है? वो कहती है मेरे शौहर हैं और मेरे शौहर अपना शौहर बना रही है। अब ये नहीं पता कि शौहर हैं या नहीं है, ये मुझे नहीं पता इस बात। सफ़िया खानम जो है आपकी रिश्तेदार हैं? नहीं, वो गैर है, सराय की है, हमारे रिश्तेदार नहीं है। तो आपको कैसे पता चला कि आपके शौहर का इंतकाल हो गया है या उनको मार दिया? उन्होंने कहा था कि 12 बजे मरे, 1 बजे जब उठा रहे थे तो उन्होंने निला के जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि 16 घंटे हो गए इनको मारा है, मुंह दबा के या कपड़ा ठूस के इनको मारा है। तो दांत की बत्ती सी हलक में फंसी हुई थी, वो निकाली थी। और जो वो जेपी और हम इसमें काम करते थे, सरकारी मुलाजिम थे, वो पैसा इसने निकाला है 2004 में निकाला। सब पैसा निकालने के बाद इनने मकान बदली करा है। 2 महीने पहले रमज़ान में इनने मकान लिया है, उसके बाद इनको मारा है। उसके बाद की कहानी मेरी बेटी को मालूम है, वो मुझसे पहले गई हुई थी। जी नाज़रीन, आपने जैसा कि सुना, इनकी ज़मानी इनकी कहानी आपने सुनी और बाकी मालूमात हम इनकी बेटी से पूछते हैं। असल में जुम्मे का दिन था और जुम्मे के ज़ोहर जुम्मे का नमाज़ का टाइम हो रहा था। हमें नमाज़ की तैयारी करी थी, इतने में मुझे मेरे पास कॉल आई भाई की। छोटा भाई मेरा भाई मकसूद, जो कि वहाँ पर ज़्यादातर भाई के वालिद साहब के करीब मैं और मेरा भाई था छोटा वाला। तो भाई की कॉल आई कि लेना आपा जल्दी से पहुँचो और अब्बू का इंतकाल हो गया है। मैंने कहा अब्बू को क्या हो गया? अभी तो सही थे वो, दूसरे दिन तो हम मिल के आए 1-2 दिन पहले, तो बिल्कुल सही थे। तो कह रहे हैं कि ना पता नहीं, मुझे ख़ुद नहीं मालूम, बस कॉल आई है और ना मैं भी मुझे घर का भी नहीं पता है, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं कैसे पहुँचूँ, तुम आ जाओ मुझे लेने के लिए। बस भाई ने इतना कहा कि आप किसी तरह से भी पहुँचो उन्हीं कराची, मैं वहाँ से तुम्हें ले लूँगा। खैर मैं जल्दी से घबराहट में मैं निकली तो 1-1.5 का करीब टाइम था, मुझे घर का भी नहीं मालूम था। वहाँ मैं भाई को कांटेक्ट में रही, छोटे भाई के, और भाई मेरे कांटेक्ट में रहा। हम एक दूसरे से रब्ता करते करते हम हैदरी से न्यू कराची पहुँचे बड़ी मुश्किल से। वहाँ हमें घर नहीं मिल रहा था। पता चला जो रिहाना खान है, जहाँ मेरे वालिद जिसके घर में रह रहे थे मौजूद थे, उसने निकाह करा हुआ था उनसे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है, और पहले शौहर भी मौजूद था, उसका निकाह पे निकाह करा हुआ था उसने। हमें इस बात का बाद में पता चला, क्योंकि मरने से पहले 1 महीने पहले मेरे वालिद ने मुझे ये बताया था कि मेरी जान को ख़तरा है और है ना ये रिहाना खान जो है ये शादीशुदा है, बच्चे इसके हैं पहली शौहर से, और ये इसने मेरे नाम पे सारे डॉक्यूमेंट्स बेफार्म वगैरह नादरा में सारा काम इसने करवा लिया है। लिहाजा बेटा मुझे पता नहीं, तू मुझे अपने साथ ले चल। मैंने कहा अब्बू उस वक्त मेरे अब्बू जीना हॉस्पिटल में एडमिट थे और पता चला था डॉक्टर ने कहा ये खाली पेट रहने से, भूखे रहने से इनकी हालत ख़राब हो गई है। खैर मैंने कहा अब्बू ठीक है, मैं दूसरे दिन आके आपको ले जाऊंगी और अभी तो आप आराम करें। डॉक्टर ने आपको एक दिन ड्रिप लगेगी, थोड़ा 1 दिन आपको रुकना पड़ेगा जीना में। मैं अब्बू को छोड़ कर आई और उस दिन है ना अब्बू मेरे बिल्कुल नॉर्मल सही थे, मतलब उनको छोड़ के आई। दूसरे दिन मैंने अब्बू को लेके अपने घर आना था कि मुझे पता चला कि रिहाना खान, जो कि मुझे उसका असल नाम नहीं पता था, उसका नाम था हुस्ना बेगम उर्फ रिहाना, वो मेरे अब्बू को भारों भार एक कोई दोस्त वोस्त था उसका, कौन साथ था, उसके ज़रिए वो फ़ौरन मेरे अब्बू को वहाँ से ले गई। जब मेरे भाई ने मुझे बताया, मैं अब्बू का मालूम कर करके वहाँ पहुँची। नया घर से शिफ्ट किया है वहाँ रमज़ान के अंदर, इसी रमज़ान में, और ईद के बाद हमें पता चला 1 दिन पहले भाई मिलकर आए, दूसरे दिन पुप्पी मिलकर आई हैं, तीसरे दिन मुझे जाना था अब्बू से मिलना है, क्योंकि पता चला कि उनका इंतकाल हो गया। हमने बोला आप जल्दी ना करें, क्योंकि मेरी फैमिली ख़ानदान किसी को नहीं पता, हम सबको इन्फॉर्म करेंगे, सारे पहुँच जाएँ ताकि। मगर उसने रिहाना खान ने शोर मचा दिया कि नहीं इनको कोरोना है और ना इनको हम जल्दी दफना रहे हैं, हमने सारी तैयारी कर ली है और जनाजा उठ रहा है। मैंने कहा अगर मेरे वालिद को दफनाया तो मैं इनके ऊपर केस कर दूंगी, क्योंकि जब तक बेटे बच्चे नहीं शामिल हो रहे आप क्यों इतनी जल्दबाजी कर रही हैं। अगर कोरोना कुछ भी है, हम आ रहे हैं ना, सब्र कर लें 2 मिनट, चेहरा तो देखने दें हमें। इतने में ना मैं बड़ी मुश्किल से मैं और मेरा भाई वहाँ तक पहुँचा, कम से कम 2 बज गए थे। जब मैं पहुँची तो मैंने देखा मेरे वालिद पलंग पर पड़े हुए और कोई भी उनके पास नहीं था।
मैंने अपने वालिद को चेक किया, बिल्कुल सही थे, सेहत वेहत भी सही थी उनकी, कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई बीमारी है। खैर मैंने फिर वहाँ शोर मचाया कि मैं उनका मेडिकल करवाऊंगी और पोस्टमार्टम करवाऊंगी। मुझे डाउट है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे शक है कि ये इन लोगों ने कुछ किया है, क्योंकि मेरे एक दिन पहले तो अब्बू से मिलकर आए और बिल्कुल सही थे, खा रहे थे, पी रहे थे, फिर एकदम अचानक कैसा हो गया। खैर वो मैंने फिर ना शोर शाबा किया, मैंने पुलिस 15 को इतला करी, पुलिस कोई नहीं आई ना। पुलिस वाले बोल के कह रहे हम आ रहे हैं मगर नहीं पहुँचे। बाद में मुझे पता चला कि रियाना खान जो थी, उनकी जो वाइफ थी दूसरी वाली, उसने ये शो किया उनकी औरतों को, आदमियों को, पता नहीं किस किस को उन्होंने यूसी नाजिम में कोई बदमाश है उनके कौन थे, उनको बुला लिया कि साहब ये ना ये बॉडी जो है ना अपने साथ लेके जा रही है। क्योंकि मैंने कहा मैं अपने वालिद को पापुश नाज़ाबाद में दफनाऊंगी, यहाँ नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली सारी वहाँ पर है, तो मैं वालिद साहब को वहीं ले जा रही हूँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। उन्होंने बोला नहीं ये यहाँ से नहीं जाएगी बॉडी। थाने को मैंने 15 को किया तो था, 15 पे नहीं आई पुलिस। ये मैं थाने भी गई हूँ ना दूसरे दिन, जब उनको दफना के ये वापस आए, जब मैं थाने भागी हूँ, क्योंकि मैं अकेली थी, वालिद को भी नहीं छोड़ सकती थी अकेली कि पता नहीं क्या कर दें पीछे से, क्या नहीं करें। मुझे अपने वालिद को भी नहीं छोड़ना था और घर में से कोई ऐसा रिश्तेदार ख़ानदान पहुँचा नहीं था वहाँ पर। मैंने जन किया जब तक सब आ जाए फिर मैं कुछ करूँ, मगर कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। मेरे भाई को उन्होंने डरा धमका के, छोटे वाले भाई को, क्या खामोश हो जाओ भाई, तुम ज़्यादा मत करो, हमने इनका सारा कर दिया, अब इनको दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। खैर वो बड़े शोर शाबा मैंने किया, वहाँ सबको बताया कि मेरे बाप को उन्होंने मारा है, कत्ल किया है। कोई मेरी नहीं सुन रहा था, वहाँ के सारे उनके अपने ही बंदे थे, मेरा बंदा कोई था ही नहीं यहाँ पर, कोई मेरे अपने रिश्तेदार नहीं था। खैर वहाँ पर फिर मुझे ये भी नहीं मालूम कब्रिस्तान कौन सा है, कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इतने में निलाने वाला आया, निलाने वाला भी उन्हीं का था, वो उनका भाई को लेकर आया। जब निलाने वाला आया तो मैंने उसको पूछा अकेले में, भाई आप बताएं कि मेरे वालिद को कुछ था तो नहीं, आपने अंदर गए हैं, आपको पता है बॉडी आपने निलाई ये करी है। तो उसने इतना बताया मुझे कि ये औरत झूठ बोल रही है कि वालिद तुम्हारे ना अभी इंतकाल नहीं हुआ है इनका, अगर अभी होता तो 2-3 घंटे तो होते, इनका पेट भी फुल्ला है, इनका बॉडी नीली पड़ी हुई थी, चेहरा सूज रहा था। तो उसने बोला कि इनको ना इनकी हलक में ना बत्ती सी फंसी हुई थी, जो हमने जबाड़े चीर के हमने निकाला है। तो मैंने बोला फिर ना इसने निकाला तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? कह रहे बेटा इन्होंने हमें मना किया था कि ना बताना नहीं और चुपचाप है ना इनको बस जल्दी से ना कफन वफन पहना के इनको दफनाना है। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं पुलिस को बुलाती हूँ, पोस्टमार्टम करवाती हूँ। मुझे पहले ही शक था इन पर, अब यकीन हो गया। अब मैं पुलिस आ नहीं रही, पुलिस क्योंकि इनके घर में पता चला इसकी जो मेरे वालिद की जो साली थी, जो इनकी दूसरी बहन है कौन है, वो 2 नंबर है और वहाँ पर उनके घर पे पुलिस और थाना आदमियों का आना जाना रहता है। पुलिस वाले सारे उन्हीं के घर में दिन रात रहते हैं। तो पुलिस को इन्होंने जब फ़ोन करके मना किया, क्या पुलिस कोई भी नहीं आया। उसके बाद इन्होंने 5-6 के करीब मेरे रिश्तेदार ख़ानदान सारे वहाँ मौजूद हो गए। वहाँ जब आए सबने रोक टोकने की कोशिश की, मगर इन्होंने सारा लोगों मेरे रिश्तेदारों को भी मेरे ख़िलाफ़ कर दिया कि नहीं ये तो पैसों के मारे आई है, पैसा मिला है ना इनके अब्बा का, इसलिए पैसा लेने आई है। मैंने कहा पैसा तो ये 2 साल पहले ही निकाल चुकी है, पैसा लेना होता हम जब भी लेते। जब मैंने वहाँ पर उनके ऑफिस गई थी उस वक्त मेरे अब्बू तो देना चाहते थे, और मरने से पहले भी मेरे अब्बू ने कहा था कि जो पैसा मिला है मैं दोनों को डिवाइड करूँगा जो भी है। ये हमें पता चल चुका था, हमें जब पता चला था जब ये पैसा अब्बू का रिटायरमेंट का पैसा वगैरह, और हमें ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, इसका जो पहला शोर था ना वहाँ से जिनके साथ ये फिरती थी जाती थी, जब मैं वालिद साहब के साथ 2 दफ़ा मिलने गई, जब अब्बू नहीं आ रहे थे 3 साल से, तो मैं अब्बू से मिलने गई थी कहाँ है किधर है, तो पता चला इन्होंने फलां जगह पे अब्बू रह रहे हैं। क्योंकि मेरे वालिद जीपीओ पोस्ट ऑफिस में गवर्नमेंट जॉब करते थे और पार्ट टाइम वो अल्लाह करते थे। वहीं इस औरत ने इनको फंसाया था, क्योंकि जब ये निकाह के चक्कर में मेरे अब्बू को फंसा रही थी, उस वक्त पता चला ये इसके किसी हाल से है और अल्लाह ने इसको मतलब क्या कोई चक्कर हो गया कि मुँह काला हुआ करके आई, क्या करके आई अल्लाह जाने। तो उस वक्त है ना इसकी माँ और इसकी ये लोग लड़की मेरे वालिद के पैर पकड़ रही थी, तो मेरी बेटी की इज्जत रख लो और मेरे बेटे इसको जान से मार रहे हैं, इसकी से गलती हो गई है। क्या गलती हुई थी क्या नहीं अब अल्लाह जाने। जब इसका निकाह हुआ तब मुझे पता चला ये माँ बनने वाली थी, जो मेरे वालिद ने इसकी इज़्ज़त रखी और इसका ऐब ढका और मेरे वालिद ने इससे निकाह करा। तब से हमें पता चला है कि बच्चे मेरे वालिद के नहीं हैं, इसके पहले शोहर के बच्चे हैं, जो 7 बच्चे शो कर रही है, जो कि मेरे वालिद ने खुद कहा कि मेरे बच्चे हैं ही नहीं, मैंने खाली इनको नाम दिया है और इनको मैंने परवरिश की है इनकी, बाकी मुझे नहीं पता। वालिद साहब तो ऐसे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी जैसे अपने ज़्यादातर वो अल्लाह करते थे। आस्थाना में तो बहुत ही कम यूज़ रहते थे, मतलब क्योंकि आउट ऑफ सिटी ज़्यादा रहते थे, इसलिए हमें शक ही नहीं हुआ था उनकी शादी का। हमेशा वो जीपीओ पोस्ट ऑफिस में थे, रेलवे में आना जाना जो डाक आती है उसमें ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी रहते थे वो। नहीं, उसने हमारे वालिद से निकाह करा है ना, पहले शोहर से करके आई होगी कुछ करके, तो वो यहाँ निकाह नहीं हुआ होगा तो भाई मार रहे होंगे उसके,
तो जिसकी वजह से वो इसने हमारे अब्बू के पास आई और खुशामद करी कि आप रख लें। मैं तो बस अपने वालिद को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ कि भाई मेरे वालिद के लिए मैंने 22 से भी लगाई है इस औरत के ख़िलाफ़, और है ना IG DIG को भी मैंने दिए, थाने में भी गई हूँ। जिस दिन मेरे वालिद का इंतकाल है उस दिन थाने में बैठी रही सारा दिन। पुलिस वाले इधर उधर भाग गए और कहने लगे कि वो ना SHO साहब राउंड पे हैं। राउंड पे कह के मुझे कह रहा बिठा ले रखा 2 घंटे 3 घंटे। शाम हो गई 5-6 बजे मैं वहाँ से थाने से उठी हूँ। फिर दूसरे दिन गई 13 तारीख से लेके, यानी अब्बू के जनाजे के बाद से मैं थाने के चक्कर लगा रही हूँ, कभी लियाकताबाद के, कभी बिलाल टाउन के, क्योंकि थाना उनका बिलाल थाना लगता है, बिलाल कॉलोनी थाना लगता है। और थाने में ना SHO साहब ने सुनी ना किसी ने, और हेड मॉरल मुझे उल्टा डरा रहे हैं कि जी बीवी छोड़ें आप, है ना वो बीवी है, बच्चे हैं, ये वो उसका हक है, और ना उसको ना पेंशन उसके पैसा लेने के लिए जा रही हैं, ये जा रही हैं। उल्टा वो मुझे दबा रहे थे, उल्टा मुझे कह रहे थे खामोश हो जाएं आप, कोई किसी ने नहीं मारा। जी 7 बच्चे। बच्चे उससे पहली बच्ची से ही नहीं है, पहली बच्ची से नहीं, क्योंकि उसका ताल्लुक पहले शोर से रखा हुआ है, पहले शोर से वो बाहर बाहर रखती है। कोई बच्चे नहीं है, क्योंकि मेरे अब्बू की उम्र इतनी थी, और 5 साल तो अब्बू बेड रेस्ट रहे। मेरे अब्बू 5 साल से बेड रेस्ट थे, बीमार थे। जो बंदा बुढ़ापे में इतना उम्र बीमार, फिर ये औरत सुबह निकलती थी, रात को ही घर में घुसती थी। मेरे अब्बू बस बच्चों को लेके बैठे रहते। जब भी मैं गई हूँ तो मेरे अब्बू को मैंने देखा भूखे प्यासे पे रहते थे, और बच्चे बाहर खेलते रहते थे। मैं अब्बू से बोलती थी अब्बू ये बच्चे तो हमारे लग ही नहीं रहे कहीं से भी, और किसके बच्चे हैं? अब्बू ने कहा बेटा छोड़ो, किसी का ऐप ढक लो। मैंने कहा ये ऐप नहीं, आप अपने ऊपर गले में ले रहे हैं। उसने आपको मोहरा बनाया हुआ, खाली वो पैसे से आपका इस्तेमाल कर रही है, पैसा लेने के बाद वो आपको कुछ भी कर सकती है। तो अब्बू ने कहा कि ना हाँ मैं जानता हूँ, मैं ना बस देख रहा हूँ, मुझे इसके शोहर का पता चल जाए, मैं इसके शोहर को बुला के फिर मैं आ जाऊँगा। जी मैंने 22 से दी हुई है, 22 से अभी तक नहीं हो रही मंजूर मेरी। और ये पता नहीं कभी किसी को लेके जा रही, कभी किसी को। यहाँ इसने अंसार बढ़ने वालों, थाने वाले नहीं सुन रहे, थाने वाले कह रहे हैं जी कोर्ट में। जी मैं कोर्ट में, मैंने जब थाने वाले नहीं सुन रहे थे तो मैंने कोर्ट में दिए, और मैंने काफ़ी एप्लीकेशन दी हैं, IG DIG साहब को भी दिए हैं, मैंने भिजवाई हैं कि मुझे खाली इंसाफ चाहिए कि पोस्टमार्टम हो, उनका कब्र कुशाई हो, ताकि पता चले ना कि इसने ऐसा क्यों करा है। मैंने उस औरत से भी पूछा है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाया, और यहाँ तक कि उसने चला के और 420 ये करी कि मेरे वालदा का तलाकनामा बनवाया उसने, 2 नंबर तलाकनामा बना के और नादरा में एंट्री करवाई ताकि इनको इनका हक ना मिल सके। हमने तो ये भी नहीं कहा कि आप हमें कुछ दो, हम तो ये कह रहे हैं आपने हमारे बाप को क्यों मारा? जब आपका शोहर मौजूद है, आपके बच्चे मौजूद हैं, आप पैसा भी ले चुकी हैं, तो फिर आप हमारे कम से कम बाप को तो नहीं मारती। अब हमारे बाप को हमारे हवाले कर देती, हम उनको देखभाल सभी कर रहे थे। यहाँ तक कि जब से वो उनके पास रह रहे हैं ना, या आते थे जाते, तो खाना पीना खर्चा सारा हम अपने वालिद का उठा रहे थे, सब कुछ हम कर रहे थे। हम तो जज साहब से, IG साहब से ये कह रहे हैं कि आप है ना इंसाफ तो करें कम से कम। इस औरत से ये तो पूछें इसने ऐसा क्यों करा है, क्यों मारा है? पैसा इसलिए मारा है कि इसको मालूम था कि मेरे वालिद अगर ज़िंदा रहे, क्योंकि कोर्ट ये कहती है, वकील ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे वालिद ज़िंदा थे तो वो ज़िंदगी में दोनों बीवियों को पैसा देंगे, और इससे पैसा लेके वो दे सकते थे। ये उसको मालूम था इस औरत को। इस औरत ने पूरे पक्के काम करे। पहले इसने मेरे वालिद को सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बच्चों के नाम करवाएं, ताकि शो के मेरे बच्चे मेरे वालिद के हैं, यानी इसके जो बच्चे हैं मेरे वालिद के हैं। और है ना जो पैसा वैसा जो पेंशन वेंशन है वो सब ये खुद हासिल करे, मेरी वालदा को या मेरे बहन भाइयों को उनका हक ना मिले। नहीं वो छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ बेफार्म इसने बनवा लिया चालाकी से मेरे वालिद के नाम पे, और है ना अपना निकाहनामा और मेरी वालदा का तलाकनामा लगा के जाली बना के, जिसकी मैंने वेरिफिकेशन करवाई है वहाँ से कमिश्नर से, पता चला वो जाली तलाकनामा बनाया था इसने, ताकि ये शो कर सके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, GPO वालों को, पोस्ट ऑफिस वालों को कि ये तलाक दे चुके हैं, इनका कोई हक नहीं है, सारा हक मेरा है, मेरे बच्चों का है। उसने पक्के के काम करे हुए थे, जो कि मैंने वेरिफिकेशन करवा ली थी, जिसका ये लेटर भी मुझे मिला है वहाँ से कमिश्नर से, जो कि साबित हो गई है कि 420 इसने करी है। मगर नादरा में इसने एंट्री की, जो नादरा ख़त्म नहीं कर रहा। नादरा कह रहे हैं हम नहीं ख़त्म कर सकते, हमें कोर्ट से आर्डर लाएं या जो भी है। ये सारी एप्लीकेशन देख रहे हैं, मैंने सारी दी है। इनका लेटर वहाँ से गवर्नमेंट से लेटर भी मिला है कैंसिलेशन का, जो कैंसिल हो गया। उनका मुंह दबा के मारा है, जब भी तो उनकी बस, मैं तो ये कह रही हूँ उनका मुंह दबा के मारा है। तो मुंह दबा, आप बताएं एक बंदा वो बुजुर्ग है, वो उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, ठीक है, तो आप जब उनको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे या आप उनको मुंह दबाएंगे, जब भी तो उनकी बत्ती सी हालत में जाएगी। ऐसे तो नहीं फंस सकती ना उनको। उस वक्त तो बिल्कुल सही थे, जब एक दिन पहले हम गए ना तो बिल्कुल सही थे। जो दूसरे दिन पता चला कि यहाँ हालत में फंसी हुई है, और उसकी वजह से चेहरा बिल्कुल बॉडी उनकी नीली पड़ गई है, और उनके सूज रहा था, चेहरा सूज रहा था, जो कि बड़ी मुश्किल से जबाड़े फाड़ के निकाला गया। तब हमें पता चला ये घबरा रही थी, घबरा के ये फ़ौरन बुरखा ओढ़ के, और हम सब यहाँ मैयत में बैठे हुए, और बुरखा ओढ़ के फ़ौरन एक तरफ जाके बैठ गई कि ऐसा नहीं पुलिस वुलिस आ जाए, ये डॉक्टर को बुला लें, कुछ बुला ले, और ना ये मैं भाग जाऊँ।
भागने की उसको लग रही थी। और औरतें आदमी उनके मुझे मारने के लिए खड़े हो गए कि जी आप है ना शोर मचा रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्या लेने आई हैं, अब जाए यहाँ से निकले वरना हम तुम्हें बंद करवा देंगे, थाना पुलिस हमारा इलाका है, हमारी हम बॉडी लेने नहीं देंगे ना ले जाने देंगे। बड़ी उन्होंने बदमाशी करी मेरे साथ। मुझे वहाँ से बिल्कुल अब मेरे वालिद को ले जाना दिया ही नहीं, क्योंकि उनको डाउट था कि अगर मैंने वहाँ से ले गई तो मैं हो सकता है पोस्टमार्टम करवा लूँ, मेडिकल करवा लूँ, जिससे ही फंस जाएंगे। और इनके आदमी कह रहे थे कि अगर इस बॉडी, और उनकी औरत कह रही थी कि थाने में हमारे ना आईओ वगैरह सब जानने वाले हैं और इसको यहाँ बॉडी को निकलने मत देना, अगर बॉडी यहाँ से चली गई तो तू फंस जाएगी। ये बातें कर रहे थे आपस में, उनके कुछ आदमी औरतें थे जो। अब ये कि ना यो खातून जो है ना, जो जब से मुझे पता चला इसने जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए मेरी वालदा के नाम पे, ये तलाकनामा जो मैं कैंसिल करवाने के लिए कमिश्नर के पास गई थी वो कैंसिल हो गया है। और अब ये मुझे मारने के लिए ना कोशिश में लगी है कि मैं किस तरह से मर जाऊँ, क्योंकि मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी करी है। एक बंदे का फ़ोन आया मेरे पास और उसने मुझे ये कहा है कि बीवी ये मुझे कह रही है कि ना मैं जितना पैसा मैं दूँगी तुम्हें, जितना बोलोगे मैं दूँगी, इसको रास्ते से हटा दो, क्योंकि इसने मैं ना मुझे तंग करके रख दिया, हर जगह परेशान कर रहा हुआ है इसने मुझे। अगर मेरी जान को या मेरी फैमिली को किसी को कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार ये होगी, क्योंकि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और मुझे जो है ना, मुझे मेरी फैमिली की जान को बहुत ख़तरा है। आए दिन मैं जब भी निकलती हूँ पीछे से मुझे वॉच करने के लिए आदमी रहते हैं पीछे। जैसा कि नाज़रीन आपने सुना, इनकी ज़बानी आपने इनकी कहानी सुनी। इनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, ना ही पुलिस ने इनका साथ दिया और इनकी जान को भी ख़तरा है। तो इनका कहना है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मेरी जान को बचाया जाए। कैमरामैन अबावर सिद्दीकी के साथ महरीन खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। CNBC सिटी न्यूज़ पहुंचाएगा हर खबर आप तक